मसाई ट्राइब को उनके ट्रेडिशनल नेटिव प्लेस से हटाने की तैयारी चल रही है और इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन होता है उसके इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई है 5% तक। और आज हम नाटो के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से न्यूज को एनालिसिस करते हैं और लास्ट में आपको मैं 5 क्वेश्चन देता हूं ताकि आप उसको रेगुलरली एमसीक्यू फॉर्म में करते रहें। तो आज हमारा 1 अगस्त है और जो पहली बार आए हैं चैनल पे उनको बता दूं, एकेडमी पिछले 3 साल से अच्छे रिजल्ट दे रही है। एचसीएस में 108 सिलेक्शन दे चुके, इस साल भी 51 सिलेक्शंस रहे हैं इंक्लूडिंग एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार। लास्ट ईयर हमारे एकेडमी से ऑफलाइन स्टूडेंट जो अनिल कुमार थे उन्होंने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था। और इसके अलावा 2025 एचसीएस को जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैच चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मिशन शक्ति के भी 15 अगस्त के आसपास से बैच स्टार्ट होने वाले, स्पेशली गर्ल्स के लिए। आज की जो हेडलाइंस वो देख लेते हैं। पॉलिटी में हम देखेंगे कि जो प्रिविलेजेस ब्रेक होती हैं, ब्रीच होती हैं, उसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी एमएलए के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, इवन वो उसकी सेशन खत्म हो जाए, असेंबली का टाइम खत्म हो जाए, उसके बाद भी वो प्रोसीडिंग चलेगी। जुडिशरी ने ये कहा है कि अगर हम चाहें तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट हो। मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो सिस्टम है, उनका ऑडिट कोर्ट करवा सकता है कि वो कहां तक वो स्कीम इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंच रही है, या उनका जो फंड है वो कहां यूटिलाइज हो रहा है। कुल मिला के एक इंडिकेशन है कि भाई ढंग से काम कर लो वरना हम करवाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है, तरंग करके है। तो तरंग करके मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो आपको याद रखनी है। इंडियन एयरफोर्स की करीबन 20 देशों की कंट्री यहां पार्टिसिपेट करेंगी। तंजानिया कंट्री जो मसाई ट्राइब है उनको निकाल रही है। करीबन 80,000 मसाई ट्राइब के लोग रहते हैं। तो कहने में तो ये आ रहा है उनकी तरफ से कि यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले ये कह रहे हैं कि ये टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, वहां पर कुछ और करना चाहते हैं। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में आज जानेंगे। तो ये पहले प्रीलिम्स में आ भी चुका है। और आज का जो एडिटोरियल है वो एआई के ऊपर है कि जो एआई हम डेली लाइफ में यूज करते जा रहे हैं वहां पर कल्चरल एंगल थोड़ा सा मिसिंग है। जो डेटा है वो थोड़ा पायरेसी से भरा हुआ है, और जो प्राइमरी सोर्स से डेटा आना चाहिए वो डेटा नहीं आ रहा है। तो ये उसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश करने वाला है। और लास्ट में आज हम नाटो के बारे में जानेंगे कि नाटो क्या है, कहाँ बनी, कितने देश हैं, लेटेस्ट कौन ऐड हुआ, काफी न्यूज में रहता है, तो बढ़िया है। देखो, पहली न्यूज जो हमारी है, मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ प्रिविलेज ब्रीच करने की प्रोसीडिंग चल रही है और असेंबली डिसोल्व हो जाती है, मतलब असेंबली का टाइम पूरा हो जाता है, तो वो प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं होंगी, वो बाद में भी चलेंगी। तो इससे क्या होगा कि ये इस बात से लोगों को डर रहेगा कि भाई 5 साल बाद तो खत्म हो ही जाना है, 4-5 साल केस खिंच जाएगा। तो अब कोर्ट कह रहा है कि अगर वो खत्म ही करनी है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, 4-5 साल बाद वो खत्म हो गई तो इसका मतलब उसका क्राइम कम थोड़ी ना हो गया है अगर असेंबली का टाइम खत्म हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई जिनको नोटिस जा चुका है, और ये जो सारा मामला उठा वो इस मामले में उठा था कि असेंबली में कोई गुटखा के सेशन दिखा दिए गए थे, पता नहीं कौन से स्टेट में, तो वो मुद्दा चल रहा था। तो इसको लेके बताया गया कि टेंडर को लेके किया जाएगा। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल हैं, हमारा पार्लियामेंट प्रिविलेज 105 में आती हैं, और जो स्टेट के लिए प्रिविलेज होती है वो 194 में आती है। 105 और 194 आपको दोनों याद रखने हैं। अब प्रिविलेज के साथ इश्यू क्या होता है, एक तो देखो इम्यूनिटी इनको जो मिली होती है उसका अब्यूज करते हैं। देखो, पार्लियामेंट प्रिविलेज आपको क्या मिलती है कि कुछ कुछ बातें हैं जो आपको आजादी देती है। जैसे पार्लियामेंट में खड़े होकर आप जो भी बोलते हैं उसके लिए आपको आपको कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। इस बात का ये इम्यूनिटी का गलत फायदा उठाते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं दूसरे के बारे में। कई बार तो संविधान के बारे में उल्टा बोल देते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, जस्टिस डिलेड हो रखा है बिकॉज उनको जस्टिस मिल ही नहीं रहा है लोगों को। डिसरप्टिव बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर दिखाते हैं, पब्लिक परसेप्शन भी चेंज होता है। उनको भी पता होता है कि भाई ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनका डिससेटिस्फेक्शन भी इससे दिखता है। वे फॉरवर्ड क्या है कि प्रिविलेजेस जो मिली हुई है वो थोड़ा सा वेल डिफाइंड हो, कहां तक हो, तो उसका एक प्रॉपर क्लियरली मेंशन्ड हो, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करो, और जो लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दो। भाई जो ब्रीच करेगा उसका ऐसा ऐसा कुछ बनने वाला है। तो एक अच्छी खासी न्यूज है पॉलिटिकल हिसाब से। 2014 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास, वो कौन कौन सी इसमें आती हैं। तो इसमें से भाई दो जो चीजें हैं, मिनिस्टर को अपॉइंट करना और मेकिंग द रूल फॉर द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों इस गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। तो आप
पॉलिटी लक्ष्मीकांत का गवर्नर का चैप्टर उठाना, उसकी डिस्कशन पावर आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी सोर्स है ओरिजिनल सोर्स से ही पढ़ना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है। एक और बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया है कि गवर्नमेंट को कि भाई आप जो भी कानून बना रहे हो, जो भी स्कीम बना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट कैन डू द ऑडिट ऑफ दो स्कीम्स। उसमें ये कहने का अर्थ ये है कि आपने कोई स्कीम बनाई, उसका पैसा कहां गया, किस किस को फायदा मिला, क्यों नहीं मिला, उसका ऑडिट गवर्नमेंट करे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी स्कीम, पॉपुलर स्कीम लॉन्च कर दी जाती हैं और बाद में ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं होता है, तो वो लोगों को वोट्स को इन्फ्लुएंस करने, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए चला तो ही जाती है, लेकिन ऑडिट करो तो पता चलता है कि उसका 10% भी नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि उनको डर रहेगा कि भाई ऑडिट भी होने वाला, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जैसे ये महाराष्ट्र का स्लम एरिया एक्ट था, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसके रिगार्डिंग ये मामला उठा। ठीक है, तो भाई लॉ एनफोर्समेंट अच्छे से हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, मल्टीपल लिटिगेशन लगेंगी, तो उनका अब एक ऑब्लिगेशन हो गया कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बहुत बढ़िया जो चीज जहां जानी चाहिए वो जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो गई, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, पॉलिसी एडजस्टमेंट होंगी इससे, बिकॉज जो उनको रिफाइन करनी पड़ेंगी, अब कि जो बोल दिया वो ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं, करना भी पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जस्टिस आ रहा है, तो ये समझो कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक चीज और होती है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक एक वर्ड और होता है, तीनों वर्ड एक साथ आते हैं। ठीक है, तो ये जब भी गवर्नमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आपको डालना ही पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो ये सारे इससे होंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन देखो 2021 के प्रीलिम्स में आया था ये, कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने किस किस फैक्टर पे जो फंड का डिवोल्यूशन किया है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आया था। तो जैसे ये थोड़े से जो बिल्कुल हाईलाइटेड चीज होती है ना इकोनॉमी में, कोई इकोनॉमिक सर्वे आया, बजट आया, फाइनेंस कमीशन आया, जीएसटी की रिपोर्ट आई, है ना, किसी कमीशन ने कोई रिपोर्ट पब्लिश करी, वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाते हैं। तो भाई गवर्नेंस रिफॉर्म और स्टेबल गवर्नेंट ये उसमें नहीं थे, ये बहुत स्टैंडर्ड फैक्ट है, कोई बहुत ज्यादा खोद के नहीं निकाला है, ये पता ही होना चाहिए। एक सिंपल सा फैक्ट है के लिए, इंडियन एयरफोर्स की एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने वाली, इसका नाम है तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, एयरफोर्स की है, नेवी की है, मिलिट्री की है, तो ये हमारी एयरफोर्स की, और ये मल्टी नेशन है, इसमें करीबन 20 से 22 लोग हिस्सा लेंगे, 20 से 22 मतलब कंट्री से। अब अगेन वही डिफेंस का है, तो डिफेंस के 8-10 कीवर्ड याद कर लो, इंटर ऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथन द इफेक्टिवनेस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह के कीवर्ड्स हैं। हम ये करते क्यों हैं, बिकॉज एक तो हमारी डिफेंस की इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, इंडिया के एफर्ट होंगे कि भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमें मिल जाए, हमें एक साथ प्रैक्टिस करें तो हमारे फ्यूचर में काम आ पाए, डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन भी होगा, तो ये सब सारे काम आएंगे। इसमें जर्मनी, यूके, यूएस, मेजर मेजर जो बड़े बड़े देश हैं वो तो आएंगे, तो हमारे पास जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो दिखाने का मौका मिलेगा कि भाई हम भी इतने कैपेबल हैं। ठीक है, तो ये सारे इंटर ऑपरेबिलिटी हो, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करें आपस में, तो एक तरह का शोकेस ही होता है ये, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम्स, ये हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि हमारे पास है, और घुमा फिरा के वही सब लिपापोती होती है, रीजनल स्टेबिलिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी। आप आईआर में देख लो, यही सब वर्ड हैं, इंडो पैसिफिक, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी, रूल बेस्ड ऑर्डर, या ये समझो कि इस तरह का ना, एथिक्स, प्रमोट स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन वैल्यूज, ये सारे कीवर्ड से ही आपको पूरा करना पड़ता है। तो इंडिया एक की पार्टनर है ग्लोबल सिक्योरिटी में, ये हम दिखाना चाहते हैं। कोई भी एक्सरसाइज की जाती है मिलिट्री की, नेवी की, तो यही तो दिखाते हैं कि हमारे पास तैयार है। अदरवाइज हम इतना खर्चा करते हैं क्यों, बिकॉज हमारे पड़ोसी देश को पता रहे कि इंडिया के पास भी इतने सारे फाइटर जेट्स हैं, इस लेवल पे वो ऑपरेट कर सकते हैं, हवा में रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं, वो कहीं से भी बॉम्ब गिरा सकते हैं, लैंड से, एयरफोर्स से, मिलिट्री से, नेवी से, आपस में कितना जल्दी से हम कोऑपरेट कर सकते हैं, तो ये सब उसी के लिए दिखाया जाता है। तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति अभी 2024 के प्रीलिम्स में पूछी गई, चार चार स्टेटमेंट आई, सिर्फ इतना पता होता ना कि मित्र शक्ति श्रीलंका की है, बांग्लादेश की नहीं, ऑप्शन 1 हटाया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो 20 से 25 मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, सबको रट लो। ठीक है, और ट्रिक से रट लेना, जैसे मैंने रट रखी थी अपने एग्जाम के दौरान की मित्र शक्ति, कि जब रामायण का युद्ध होता था तो पहले बाण चलाते थे, तो श्री राम ने बाण चलाया रावण की तरफ, तो कहा पहले सावधान मित्र, तीर आ रहा है। तो इस तरह से मुझे वो दिमाग में स्ट्राइक होता है आज भी कि भाई मित्र शक्ति, सावधान मित्र, तो वो उनका है। जैसे चाइना का है हैंड इन हैंड,
तो भाई हैंड इन हैंड चाइना का, बिकॉज हम हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, हमारा लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर मैं यूएस का याद करने की कोशिश करूं तो भाई वो है कि अभ्यास, या ऐसा ऐसा कुछ नाम है कि ना मिलिट्री, हम उनके साथ लड़ाई ना करें, अभ्यास ही चले तो बढ़िया है, तो इस तरह का नाम है। या नोमैडिक एलिफेंट है मंगोलिया का, या ये गरुड़ वरुण ये फ्रांस की तरफ है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार छप गया ना, तो वो बार बार रिप्रोड्यूस करने में आसानी हो जाती है, ट्रिक से याद करो तो। अदरवाइज पढ़ सकते हैं तो ठीक है, आप कहोगे तो एक दिन में सारी मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रिक से भी करा दूंगा। अब एक प्रीलिम्स का फैक्ट है, जो मसाई ट्राइब है, बेसिकली मसाई ट्राइब बहुत पुराने टाइम से नोमैडिक ट्राइब है अफ्रीका की, तो तंजानिया में रहती है। तो ये 80 से 85,000 है, इनको फोर्सफुली कहीं और रिलोकेट किया जा रहा है, ये उसका इश्यू है। तो एक ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है, इनकी लोगों की ओरिजिनल जगह मत निकालो। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये लग रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट और टूरिज्म के लिए उसको हटा रहे हैं वहां से लोगों को, और ये हजारों साल से रह रहे हैं, तो आज तक इन्होंने कुछ अगेंस्ट द एनवायरमेंट किया नहीं है। और मसाई ट्राइब इस चीज के लिए फेमस है कि ये गाय का खून पीते हैं, एक छोटा सा सुआ रखते हैं, गर्दन में मारते हैं, बोतल भरते हैं और पी जाते हैं, फिर बाद में उसको बंद भी कर देते हैं। मतलब उनका पुराना ट्रेडिशन है, काउज के साथ वो ना मारना नहीं चाहते। तो ये लोग केन्या और तंजानिया में रहते हैं, दोनों दोनों जो एरिया है। तो पर्टिकुलरली वो जगह कौन सी है, वो है नगोरोंगोरो करके कोई जगह है, वहां पे दिक्कत हो रही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर कोई पुराने टाइम से कोई क्रेटर वगैरह बना हुआ है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर। चीता वीता को तो ये ऐसे घुमाते हैं जैसे बिल्ली को घुमा रहे हैं, तो ये काफी अडेप्टिविटी इनकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर भाई 82,000 मसाई को हटाना चाह रहे हैं और इसको कंजर्व कर नहीं कह रहे हैं। क्रिटिसाइज ये कह रहे हैं कि भाई कंजर्वेशन छोड़ो, टूरिज्म बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक यूरोपियन यूनियन ने अपना जो फंडिंग था वो भी हटा लिया है, कि भाई आप इंटरनेशनली भी चीजें उठती हैं तो ये इस तरह से फंडिंग भी कम हो जाती है। तो ये कर कौन रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 1978 की फाउंड करी हुई, यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है। तो इनका मेन काम क्या है कि वर्ल्ड में कहीं भी इनजस्टिस हो रहा हो, किसी के साथ ट्रैफिकिंग हो, फोर्सफुल माइग्रेशन हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, या चिल्ड्रन वुमेन को लेके हो, तो ये आगे पहुंच जाते हैं आगे कि भाई ऐसा मत करो। सिविल पॉलिटिकल राइट्स हो, जेंडर इक्वालिटी, सोशल राइट, मतलब काइंड ऑफ भलाई का काम है इनका सारा। चलो ठीक है। तो 2016 में ऐसा क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन क्यों आया, जैसे मसाई ट्राइब है, तो 2016 में ऐसी कुछ कम्युनिटीज थी जो न्यूज में थी, कुर्द, मदेसी, रोहिंग्याज। तो ये पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो भाई नेपाल में मदेसी पीपल बिल्कुल ठीक है, तराई लोग तराई ग्रुप में रहते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स, इनको इनको वहां से बाहर निकाला था। कुर्द बांग्लादेश में नहीं है, कुर्द जो है ये टर्की और सीरिया के आसपास लोग हैं, और खास करके ये अपना अलग से देश मांग रहे हैं, कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान में जो कुर्द लोग हैं वहां पर फीमेल फाइटर बहुत फेमस है। जो आईएसआईएस के फाइटर हैं वो कुर्द वुमेन से डरते हैं, उनको ये है कि अगर औरत के हाथ में मारे गए तो ऊपर जन्नत नसीब नहीं होगी, जो हूर परी मिलने वाली थी वो आपको मिलेगी नहीं। तो कुर्द बहुत फेमस है, गूगल यूट्यूब पे करके देखना कुर्द फाइटर्स वुमेन। ऐसी ऐसी तगड़ी 5.5 फीट की कुर्द वुमेन है, और उन ऐसी गोलियां चलाती हैं, आपको देख के हैरानी होगी कि यार ये कैसे फाइट बैक कर रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए। हम कितना सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसमें भी हमसे उठा नहीं जा रहा सुबह सुबह। चलो, इसके अलावा जो इंडेक्स ऑफ एयर कोर इंडस्ट्रीज है ये 4% बढ़ गया है। ये प्रॉपर इकोनॉमिक का टॉपिक है, इसमें ये आ सकता है कि 40% तक जितने इंडस्ट्रीज हैं, ये कोर इंडस्ट्रीज है ना 8, ये 40% रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। तो भाई क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द 8 कोर इंडस्ट्रीज, या ये पूछ लेंगे इनमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला, वो है इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट 20%। या पूछ लेंगे इसका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इसका 2011-12 है। ठीक है, ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 2015 में पूछा भी गया था कि भाई जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर हाईएस्ट वेट किसको मिला हुआ है, वो मिला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आज का जो हमारी एडिटोरियल है ये कुछ ज्यादा, मतलब मैं सपोर्ट नहीं करूंगा इसको, ज्यादा मत पढ़ना। मैं जनरली अच्छा आर्टिकल होता है मैं बताता हूँ पढ़ना, मैं इसका करक्ट समझा देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जो एआई है उसके अंदर कल्चरल वैल्यूज की कमी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि चीजों को बेहतर बनाने के लिए जो जो कंप्यूटर हैं, रोबोट्स हैं, दे ट्राई टू सिमुलेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो इंसान जैसे सोचता है, मशीन्स भी वैसे ही उसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज एआई। तो इसमें हो क्या रहा है
कि जो डेटा हम प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्यूटर्स को या लैंग्वेज मॉडल्स को, वो डेटा थोड़ा सा करप्टेड है, थोड़ा सा सेकेंडरी है। ओरिजिनल डेटा ना होने की वजह से या रीजनल लैंग्वेजेस को ना उठाने की वजह से वो चीज उतनी डेवलप नहीं कर पा रही है। और उसमें जो कल्चरल वैल्यूज है वो आनी चाहिए, उसमें एथिक्स भी आने चाहिए। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, चैट जीपीटी से वो बहुत अच्छे से बात करेगी। अगर मैं उसको बोलूं कि तुम हरियाणवी में बात करो, तो वो हरियाणवी में उतने अच्छे से बात नहीं कर पाएगी, बिकॉज हरियाणवी का जो लिटरेचर है, जो कंटेंट है, जो वो उतना उसको दिया नहीं गया है। या ये समझो कि एआई के पास जो डेटा जाता है वो सेकेंडरी डेटा होता है, उसकी उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती है, वो ओरिजिनल भी नहीं है। इसीलिए जब चैट जीपीटी को आंसर देता है आपको बना के, वो बोलता है कि भाई दिस इज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बट इट कैन बी फैक्चुअली रॉन्ग। फैक्चुअली रॉन्ग क्यों हो सकता है? क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगह से उठाया है डेटा जो ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर मान लो एनसीईआरटी से कोई डेटा उठाया तो वो 100% सही होगा, उसमें गलती चांसेस ही नहीं है। लेकिन आपने कहीं किसी एरे गहरे किसी बुक से उठा लिया जो किसी ने ऐसे लिख रखी है बिना ऑथेंटिसिटी, तो चैट जीपीटी को तो नहीं पता ना कि ये डेटा ऑथेंटिक है नहीं, उसको जो दिया गया वो उसी को ऑथेंटिक मान के आगे बढ़ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि एआई को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, जो डेटा है वो प्राइमरी सोर्सेज से देना पड़ेगा, ताकि एक एक बैलेंस्ड एक रेस्पॉन्सिबल एआई बन पाए। आगे इस आर्टिकल में ये बताया गया कि एआई कहां कहां यूज हो सकता है। तो भाई आजकल एक भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर एआई यूज ना हो। हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, कंप्यूटर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ओल्ड एज हो, या डिफेंस हो, स्पेस हो, हर जगह एआई आता जा रहा है। तो कुछ एग्जांपल इसने दिए हैं, अच्छे हैं। ठीक है, लास्ट में दिखाता हूं आपको। इंडिया में एआई को लेकर क्या क्या हो रहा है आप ध्यान रखना। एक देखो, एक तो रिपोर्ट आई थी इंडस्ट्री एनालिटिक प्रिडिक्ट, इन्होंने ये कहा कि 957 बिलियन डॉलर तक ऐड हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी में 2035 तक। ये अच्छे से याद रखना। 2020 में गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, डेडिकेटेड नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। यूथ के लिए रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम ये भी चल रहा है। तो इट एम्स टू गिव द यूथ यंग स्टूडेंट्स ए प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई चल रहा है, ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इंडियाज एआई स्ट्रेटेजी इज नोन एज एआई फॉर ऑल। ठीक है, ये चल रहा है। अब देखो हेल्थ केयर में कहां काम आएगा। हेल्थ केयर में भाई एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक दे दो, आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दे दो, या बीमारी का पहले से आइडेंटिफाई कर लो, पेंडेमिक्स को भी अक्सर इमेजिंग डायग्नोस्टिक है। एग्रीकल्चर में बात करें तो भाई इरिगेशन में, इनएडुकेट डिमांड प्रोडिक्शन में, एक्सेसिव पेस्टिसाइड में, पेस्ट अटैक तो पहले प्रिडिक्ट कर ले, प्रोडिक्शन ऑफ क्रॉप प्राइसेस, रियल टाइम एडवाइजरी, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में हम मॉनिटर कर लेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर लेंगे, ऑटोनोमस ट्रकिंग एंड डिलीवरी होगा, रिटेल में हम इमेज बेस्ड प्रोडक्शन रिसर्च रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में हम फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर हो सकता है जहां पर हम प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी सब पहले से रखे। एनर्जी में हम पहले से प्रेडिक्टिविटी को हम इंश्योर कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी में हम बाई सिक्योरिटी, कंजेशन जो भी नीड है। एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग हो सकता है, ऑटोमेटिक है। तो ये सारे कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सिर्फ हर एक इंडस्ट्री के तीन तीन चार चार याद कर लो, मेंस में डायरेक्टली आएगा व्हाट इज एआई एंड हाउ एआई कैन हेल्प। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, एआई वर्सेस एचआई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं नाटो को। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके बाद वर्ल्ड में दो ही ग्रुप बने थे, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था। तो यूएसए ने क्या किया कि एक कुछ देशों का एक ग्रुप बना लिया, 12 देशों का, उसको नाटो बोला गया। नाटो में ये था कि भाई अगर एक देश पर अटैक किया जाएगा तो वो सब पर अटैक माना जाएगा। ऐसे ही यूएसएसआर में भी मोर देन 20 कंट्रीज हुआ करती थी, अब तो टूट गई हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 32 हो गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, एक तो इसका ईयर 1949 में ये ईयर था इसका फाउंडेशन। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है, वो भी इंटर गवर्नमेंटल। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल जो कि बेल्जियम में है। और मेंबरशिप आज की 32 मेंबरशिप है, इसमें स्वीडन सबसे नया बना 32वां मेंबर। ये से कंट्रीज दिखा रखे हैं। रिसेंट में यूक्रेन भी इसमें ऐड होना चाहता था, जिस वजह से रशिया को गुस्सा आया और रशिया ने कहा कि भाई मैं जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐड नहीं होने दूंगा इसको। ठीक है, तो इसका प्राइमरी गोल तो यही है कि कलेक्टिव डिफेंस दे एक दूसरे को। अगर एक पर अटैक हुआ तो सब पर अटैक माना जाएगा। ओरिजिनल मेंबर इसमें 12 थे, आपको याद रखने पड़ेंगे 12 के 12। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके एंड द यूएसए। और आज से 32 मेंबर हैं। कलेक्टिव डिफेंस होगा। डिफेंस के अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, अगर कोई दिक्कत आ रखी है सारे लोग मिलकर एक साथ हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे 10-12 ग्रुप हैं वर्ल्ड में। नाटो हो गया, सार्क, बिम्स्टेक,
आसियान, इसके अलावा और कौन से ग्रुप हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, या एक और ग्रुप है जिसमें 8 मेंबर हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, जिसमें रिसेंट में इंडिया पाकिस्तान ऐड हुए थे। ठीक है, तो इस तरह के लेट मी रिकॉल, उसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आपको याद आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से ये सब होते रहता है। तो नाटो का जितना भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो लेता है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। तो अच्छा खासा आर्टिकल था, ज्यादा लोड नहीं लेना है। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा है मसाई ट्राइब जो है ये नेटिव है किस कंट्री की, 2 कंट्री में बिलोंग करते हैं, दोनों आपको बताने हैं। अभी बैडमिंटन पेरिस ओलंपिक्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इंडिया कर रहा है, आपको ये बताना है कि भारत से बैडमिंटन की कैटेगरी में कौन कौन लोग गए हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 बार काटती है, हिंट ये है कि वो रिवर अफ्रीका की है, वो आपको बताना है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आपको बताना है, हमने ऊपर ही देखा था। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कमेंट करने, कमेंट सिर्फ मेरे नॉलेज के लिए नहीं, आप खुद कमेंट करोगे तो वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा, और इन्हीं इन्हीं में से क्वेश्चन आते भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।